नमस्कार साथियों, आप सभी का मीना जी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महान नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त का लाइन टू लाइन संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे हाथ में हिंदी साहित्य का एक कह सकते हैं एक मील का पत्थर है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त। हमारे पास इस नाटक का पूरा टेक्स्ट है और आज हम इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रसाद ने इतिहास के पन्नों से निकालकर 3 अलग अलग लड़ाइयों को एक साथ कैसे बुना है। एक तो शस्त्रों की लड़ाई जो मैदान में लड़ी गई, एक शास्त्रों की जो मगध और तक्षशिला के दरबारों में, और एक मन की जो किरदारों के दिल और दिमाग में चल रही थी। तो चलिए इस सियासी और जज्बाती शतरंज की बिसात को समझने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नाटक सिर्फ चंद्रगुप्त के राजा बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में एक बिखरे हुए देश को आप कह सकती हैं राष्ट्र बनाने के विचार के जन्म की कहानी है। और इसकी शुरुआत होती है तक्षशिला के गुरुकुल से, जहां भविष्य की आहट सबसे पहले सुनाई देती है। हाँ, वो पहला सीन तो कमाल का है। चाणक्य अपने शिष्य सिंहहरण से बात कर रहे हैं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। चाणक्य कहते हैं, आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। मतलब ये लाइन सुनकर ही लगता है कि कुछ बहुत बड़ा और शायद भयानक होने वाला है। और वो बेचैनी सिर्फ बाहरी हमले की नहीं है, वो अंदरूनी भी है। जब सिंहहरण कहता है कि मालवगण अपने शस्त्र बल पर जिएंगे, तो चाणक्य उसे तुरंत टोकते हैं। वो कहते हैं कि अकेले मालव या गांधार नहीं बच सकता, बात पूरे आर्यावर्त की है। और यहीं प्रसाद जी नाटक की नींव रखते हैं। एक राष्ट्र की सोच। हाँ, एक राष्ट्र की सोच जो उस समय के राजाओं महाराजाओं की अपनी अपनी रियासतों की सोच से कहीं कहीं आगे थी। और इसी बड़ी सोच से टकराने के लिए कह सकते हैं एंट्री होती है राजकुमार आम्भिक की। वो आते ही चाणक्य पर बरस पड़ता है। कहता है, मेरे राज्य में रहकर मेरे ही विरोध को चक्रों का सृजन। मुझे हमेशा ये किरदार बड़ा दिलचस्प लगा है। क्या वो सिर्फ एक अहंकारी राजकुमार है या उसे चाणक्य की बातों में सच में कोई खतरा नजर आता है? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। देखिए, आम्भिक उस सत्ता का प्रतीक है जो अपनी छोटी सी रियासत से आगे देख ही नहीं पाती। उसके लिए उसका राज्य ही उसकी दुनिया है। तो जब चाणक्य आर्यावर्त की बात करते हैं तो आम्भिक को लगता है कि ये उसकी सत्ता को सीधी चुनौती है। और यहीं पर चाणक्य का वो मशहूर संवाद आता है, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, स्वराज्य में विचरता है। यहाँ स्वराज्य का मतलब सिर्फ आजादी नहीं है, मतलब एक वैचारिक भूमि। बिल्कुल, एक ऐसी वैचारिक भूमि है जो किसी राजा के सीमाओं से बंधी नहीं है। और इसी तनाव के बीच एकदम एक हीरो की तरह चंद्रगुप्त की एंट्री होती है। वो आम्भिक के अन्याय का विरोध करता है और सिंहहरण को आजाद कराता है। उसका पहला ही संवाद प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है उसके किरदार का पूरा सार बता देता है ना? हाँ, प्रसाद यहाँ चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं पेश कर रहे हैं, वो उसे न्याय और अधिकार के रक्षक के तौर पर पेश करते हैं। और चाणक्य को शायद उसी एक पल में अपना चुनावा सम्राट दिख जाता है। वो चंद्रगुप्त से कहते हैं, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है। मतलब किताबों की पढ़ाई खत्म? हाँ, अब इतिहास बनाने की पढ़ाई शुरू होगी। तक्षशिला में राष्ट्र निर्माण का बीज कह सकते हैं बो दिया गया था। तो एक तरफ तक्षशिला में ये वैचारिक और राजनीतिक आग सुलग रही थी, वहीं दूसरी तरफ शक्ति का जो सबसे बड़ा केंद्र था मगध, वो तो बिल्कुल अलग ही दुनिया में जी रहा था। चाणक्य को पता था कि यवनों से लड़ने के लिए सिर्फ संकल्प काफी नहीं है, शक्ति भी चाहिए। और वो मदद मांगने मगध पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा तो कुछ और ही था। नहीं, फिर कैसा प्रमोद। ये एक छोटा सा संवाद है, लेकिन ये दिखाता है कि राजा अपनी प्रजा के मन से कितना कट चुका है। उसे अपनी अय्याशी के लिए एक बनावटी खुशी चाहिए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रजा के मन में असल में क्या चल रहा है। और इसी माहौल में जब चाणक्य पहुंचते हैं, यवन आक्रमण की चेतावनी देते हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि चाणक्य ने एक व्यक्तिगत अपमान को एक राष्ट्रीय मिशन बना दिया? मतलब अगर नंद उनका सम्मान करते तो क्या वे आर्यावर्त को एक करने का सोचते भी? या ये एक बहुत जरूरी सवाल है और प्रसाद इसका जवाब बड़ी खूबसूरती से देते हैं। चाणक्य का अपमान सिर्फ एक ब्राह्मण का अपमान नहीं था, वो उस ज्ञान का अपमान था जो राजा को आईना दिखाने आया था। तो जब चाणक्य अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा लेते हैं, यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिणी है, तो वो अपने व्यक्तिगत अपमान से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। सही बात है। वो उस राज सत्ता को चुनौती दे रहे होते हैं जो इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे देश पर मंडराता खतरा भी नहीं दिख रहा है। नंद का पतन तो उसी क्षण तय हो गया था क्योंकि उसने ज्ञान का तिरस्कार किया था। तो अब कहानी का तीसरा मोर्चा खुलता है, यमन शिविर, सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया से। और वो एक ऐसा गीत गा रही है जो इस नाटक की आत्मा जैसा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये प्रसाद के भारत गौरव का सबसे सुंदर उदाहरण है। और कमाल की बात यह है कि भारत की महिमा का गान एक विदेशी पात्र से करवाया जा रहा है। कार्नेलिया कहती है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये सिर्फ भारत की सुंदरता का वर्णन नहीं है, ये प्रसाद की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक झलक है। वो कह रहे हैं कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक एहसास है।
जो बाहर से आने वालों को भी अपना लेता है। और यहीं पर चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की पहली मुलाकात होती है। एक नाटकीय घटना में चंद्रगुप्त उसे एक यवन सैनिक से बचाता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं है ना? इसका कोई बड़ा मतलब है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये पूर्व और पश्चिम के बीच एक संभावित रिश्ते की पहली झलक है। एक तरफ चंद्रगुप्त है जो भारतीय शौर्य और सम्मान का प्रतीक है, और दूसरी तरफ कार्नेलिया जो पश्चिमी दुनिया की जिज्ञासा और विवेक का। और वहीं पर वो दार्शनिक भी तो हैं। हाँ, दार्शनिक दांध्यायन। वो चंद्रगुप्त को भारत का भावी सम्राट कहकर पहचानते हैं, और ये भविष्यवाणी कार्नेलिया के मन में बैठ जाती है और नाटक के आने वाले द्वंद्वों की जमीन तैयार करती है। तो अब बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। एक तरफ चाणक्य का संकल्प और चंद्रगुप्त का शौर्य, दूसरी तरफ नंद का विलासी साम्राज्य, और तीसरी तरफ सिकंदर की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा। लेकिन असल लड़ाई तो अब शुरू होती है, मगध को जीतने की लड़ाई, जो सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से लड़ी गई। हाँ, और इस लड़ाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा है चाणक्य और अमात्य राक्षस के बीच का टकराव। राक्षस नंद का वफादार मंत्री है, वो काबिल है, देशभक्त भी है, लेकिन उसकी वफादारी एक अयोग्य राजा के साथ है। और चाणक्य को ये पता था कि मगध को सच में जीतने के लिए सिर्फ नंद को हराना काफी नहीं है, राक्षस जैसे योग्य व्यक्ति को अपने पाले में करना होगा। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बिल्कुल। चाणक्य जानते थे कि राक्षस को बल से नहीं, बुद्धि से ही जीता जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? चाणक्य ने एक जाल बिछाया, अफवाहें फैलाईं, राक्षस के मन में शक पैदा किया, और उसे धीरे धीरे ये यकीन दिलाया कि जिस नंद वंश के लिए वो लड़ रहा है वो मगध के भविष्य के लिए सही नहीं है। और राक्षस का समर्पण भी देखने लायक है। वो हारने के बाद भी चंद्रगुप्त की सेवा करने से मना कर देता है। तो वो चाणक्य की कूटनीति का सबसे बड़ा शिकार भी है और सबसे बड़ा इनाम भी। एकदम सही। और जब अंत में चाणक्य उसे चंद्रगुप्त का अमात्य बनने के लिए मना लेते हैं, वही मौर्य साम्राज्य की असली जीत होती है। और इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच हम स्त्री पात्रों को नहीं भूल सकते। मगध की राजकुमारी कल्याणी, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है लेकिन अपने पिता नंद के प्रति कर्तव्य से बंधी है, या फिर तक्षशिला की अलका, जो राष्ट्र प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। ये पात्र सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। कल्याणी का किरदार प्रेम और कर्तव्य के उस शाश्वत संघर्ष को दिखाता है जो सत्ता के गलियारों में हमेशा चलता है। उसका अंत बहुत दुखद है। हाँ, दुखद है, लेकिन वो ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत बलिदान हमेशा जरूरी होता है। और वहीं अलका उस जागृत नारी चेतना का प्रतीक है जो देश को बचाने के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो अंत में नंद का पतन होता है, यवन वापस लौटते हैं और चंद्रगुप्त अखंड भारत का सम्राट बनता है। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी होती है। मतलब सब कुछ वैसा ही होता है जैसा चाणक्य ने सोचा था। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, लेकिन प्रसाद नाटक को एक बहुत ही सूक्ष्म मोड़ पर खत्म करते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त को सत्ता सौंपकर राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। वो अपनी राजनीति की किताब चंद्रगुप्त को देते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त का नजरिया कह सकते हैं अब तक बदल चुका होता है। वो चाणक्य के कठोर यथार्थवाद से थोड़ा अलग, एक ज्यादा मानवीय शासन चाहता है। तो मतलब चंद्रगुप्त अपने गुरु की बनाई राह से थोड़ा अलग हटना चाहता है। कह सकते हैं ये गुरु और शिष्य के बीच का कोई मतभेद नहीं है, बल्कि ये दो पीढ़ियों की सोच का अंतर है। चाणक्य ने साम्राज्य बनाने के लिए जो कठोरता अपनाई, चंद्रगुप्त को लगता है कि अब उस साम्राज्य को चलाने के लिए करुणा और मानवता की ज्यादा जरूरत है। अच्छा। प्रसाद यहाँ ये दिखा रहे हैं कि एक राष्ट्र को बनाने और उसे चलाने के लिए अलग अलग गुणों की जरूरत होती है। नींव डालने वाले का काम अलग है और इमारत को संवारने वाले का अलग। तो इन शुरुआती दृश्यों से लेकर अंत तक ये नाटक हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाता है जो बाहरी खतरों और भीतरी कमजोरियों से एक साथ लड़ रहा था। एक तरफ चाणक्य की दूरदर्शिता है तो दूसरी तरफ राक्षस की वो अटूट निष्ठा। एक ओर चंद्रगुप्त का उभरता हुआ नायकत्व है तो दूसरी ओर कार्नेलिया की वो बाहरी दृष्टि। और ये सब मिलकर हमें ये सिखाता है कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ सैन्य शक्ति या राजनीतिक कूटनीति से नहीं होता। उसके लिए एक नैतिक बल, एक सांस्कृतिक चेतना और एक एकीकृत दृष्टिकोण की जरूरत होती है। चाणक्य का संघर्ष केवल नंद या सिकंदर से नहीं था, वो उस बिखरी हुई मानसिकता से था जो व्यक्तिगत स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर रखती थी। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक आदर्श शासक के रूप में तैयार किया, अपनी सारी राजनीतिक समझ उसे दे दी, लेकिन क्या एक आदर्श शिष्य हमेशा अपने गुरु की परछाई बनकर ही रहता है? या असली सफलता तब है जब शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर उससे भी एक कदम आगे की अपनी राह बना ले? चंद्रगुप्त का शासन चाणक्य की राजनीति का विस्तार था। यह एक नई शुरुआत। मीना जी एजुकेशन की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आ रही हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जुड़े रहिए मीना जी एजुकेशन के साथ,
क्योंकि यहाँ मिलेगा हिंदी साहित्य का सबसे आसान और गहराई से समझाया गया कंटेंट। मीना जी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।